दोस्तों रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, यूं ही चलते रहना है। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, मंजिल तक भी आप पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इस हमारी छोटी सी जर्नी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है मुझसे कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया है। आप बस लगे रहें 24/7, जितना टाइम आपके पास है आप पढ़ाई को डिवोट करते रहें। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और फाइनली मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अभी तक आपने इस चैप्टर में, उम्मीद है, राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ की पूरी माया को जाना होगा। आज हम एक और फेमस लॉ की बात करेंगे इस चैप्टर में, और आपका इंतजार आज यहां खत्म होता है। हेनरीज लॉ को आज हमें स्टार्ट करना है। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हेनरीज लॉ कब स्टार्ट होगा, तो देखिए आखिरकार ये वक्त आ गया है। हेनरीज लॉ को आज हम जानेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड को आज हम जानेंगे। गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो सकती है, जी हाँ, लेकिन सोल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड कंपोनेंट में क्या रहती है, काफी कम रहती है। सोल्युबिलिटी क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये पूरी माया हम आज के सेशन में जानेंगे। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड से क्या फॉर्म होगा। मैनी गैसेस आर सोल्यूबल, दे फॉर्म सॉल्यूशन। जी हाँ, जब ये डिसोल्व होती हैं तो सॉल्यूशन बनता है। नियरली ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अलाइव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसोल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर में ऑक्सीजन डिसोल्व हो जाती है, इसी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जिंदा है। दे यूज दिस डिसोल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये डिसोल्व्ड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज आती है। ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन, its solubility in water is low, but it is sufficient for life of living aquatic organisms। जी हाँ, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी काफी कम रहती है। कितनी रहती है, डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा। सोलिबिलिटी ऑक्सीजन की अप्रोक्सीमेटली होती है 8 मिलीग्राम पर लीटर। जी हाँ, काफी कम सोल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, लेकिन ये सफिशिएंट है रेस्पिरेशन के लिए। किसके रेस्पिरेशन के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन के लिए ये डिसोल्व्ड ऑक्सीजन सफिशिएंट है। ये इसकी क्या है, सोल्युबिलिटी है। क्या होती है सोल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड, द अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड इन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, the amount of gas dissolved in certain quantity of solvent। जी हाँ, solvent की certain quantity में जो गैस का अमाउंट डिसोल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी बोलेंगे। गैस का अमाउंट मास की टर्म्स में हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में हो सकता है, और जो सोलवेंट का अमाउंट है ये भी हम मास की टर्म्स में ले सकते हैं, हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी ले सकते हैं। मास पर केजी हो सकता है, पर 100 ग्राम हो सकता है, या फिर वॉल्यूम की टर्म्स में पर लीटर हम बात कर सकते हैं। जी हाँ, किस प्रकार से सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये देखिए। सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस प्रकार से। सोल्युबिलिटी मास ऑफ गैस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस in 1 liter of solvent। नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी सोल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है इस प्रकार से। देखिए, मास ऑफ गैस इन 1 kg ऑफ सोल्वेंट। क्लियर है बात। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस,
number of moles of gas in 1 kg of solvent. Number of moles of gas in 100 gram of solvent. जी हाँ, 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, इस क्वांटिटी को भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मास ऑफ गैस इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। देखिए, जो गैस का अमाउंट है एक फिक्स क्वांटिटी सोलवेंट के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, गैस की सोल्युबिलिटी बोलेंगे। ये गैस की सोल्युबिलिटी काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहां हेनरीज लॉ में हमें प्रेशर के वेरिएशन को अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है ये आप समझ चुके हैं। गैसेस काफी कम सोल्यूबल होती हैं, नॉन पोलर नेचर होता है गैसेस का, जैसे O2, N2, ये नॉन पोलर गैसेस हैं। अगर ये नॉन पोलर गैसेस हैं, वाटर पोलर है, तो वाटर के साथ ये गैसेस इंटरेक्ट नहीं होंगी और इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हालांकि पोलर गैसेस भी होती हैं, लेकिन उनकी सोल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर गैस वाटर के साथ रिएक्ट हो जाए, फिर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो यानी उस गैस के डिसोल्यूशन की बात हम हेनरीज लॉ से नहीं कर पाएंगे। तो गैसेस की सोल्युबिलिटी काफी कम होगी, उस कम सोल्युबिलिटी को हमें अंडरस्टैंड करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आज के सेशन में प्रेशर की वेरिएशन के साथ कैसे सोल्युबिलिटी अफेक्टेड होगी। ध्यान से सुनिए। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज proportional. The solubility of a gas is proportional to partial pressure of gas component undergoing dissolution. देखिए किस प्रकार से गैस की सोल्युबिलिटी प्रेशर के साथ वेरी करती है। इसकी बेसिक सेंस को हमें फील करना है, बाद में इसको डिटेल में भी जानेंगे। देखिए, ये हमारे पास गैस है, आप देख सकते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, या लिक्विड भी है हमारे पास और इसमें गैस भी है, आप देख सकते हैं ये गैस है। कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व भी होंगे। इस प्रकार से हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या होगा, देखिए पार्टिकल सरफेस के साथ ज्यादा कोलाइड कर पाएंगे और इससे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल सरफेस के साथ ज्यादा कोलाइड कर पाएंगे और सॉल्यूशन को देखिए इस प्रकार से पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हुए अंदर पहुंच जाएंगे। और अंदर पहुंचेंगे, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। जी हां, दिस इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट एन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज द रेट ऑफ कोलिजन ऑन द सरफेस ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट के सरफेस पर कोलिजन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सॉल्यूशन तो पहले ही बन चुका है, अब इस सॉल्यूशन के सरफेस पर देखिए किस प्रकार से पार्टिकल्स के कोलिजन होंगे। अब इस सॉल्यूशन के सरफेस पर एक कोलिजन होने की वजह से ये पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन को चीरते हुए देखिए इस प्रकार से ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे तो हम बोल देंगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने पर। जी हाँ, इनके पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स ज्यादा है सरफेस पर। रेट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये कोलिजन ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स इस प्रकार से सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर पहुंच जाएंगे, यानी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की हेल्प से भी। एन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर प्रेशर इंक्रीज करने पर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी, तो
इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए गैस की सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से इंक्रीज हो जाएगी, इसके लिए हमें यहां कंसिडर करना होगा इस प्रकार से इक्विलिब्रियम सॉल्वेंट प्लस गैस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम हमें कंसिडर करना होगा अगर हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। किस प्रकार से? वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा। जितना प्रेशर पहले था इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अब उससे ज्यादा हो गया है, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम फिर से अटेन होना चाहेगा एंड इस प्रेशर की वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग पहले भी थी। तो क्या होगा? उस प्रेशर की वैल्यू को अटेन करने के लिए ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी ये गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, ताकि प्रेशर का जो इफेक्ट यहां पर आपने देखा ये इफेक्ट मिनिमाइज हो पाए। अगर ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, हैंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कब? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी ली-चैटलियस प्रिंसिपल से भी हमने देखा इंक्रीज होती है, और हमने इसकी बात की देखिए किससे? रेट ऑफ कोलिजन से। जो कोलिजन ज्यादा होंगे तो गैस ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी लिक्विड कंपोनेंट को, तो क्या होगा? गैस ज्यादा डिसॉल्व हो पाएगी। हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है। अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया है गैस की सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। हमें सभी फैक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद हेनरीज लॉ की हम बात करेंगे, जहां पर प्रेशर के वेरिएशन को एक बार फिर से हमें पूरी बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ गैस पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, और इस नेचर ऑफ गैस में हमें देखिए क्या अंडरस्टैंड करना होगा? गैसेस विच आर इजिली लिक्विफेबल आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड कंपोनेंट। ऐसी गैसेस जिनकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा टेंडेंसी रखते होंगे इंटरेक्शन की। ऐसे पार्टिकल्स लिक्विड कंपोनेंट के साथ भी तो ज्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे, यानी ज्यादा लिक्विफेबल गैसेस, और ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर Tc ज्यादा है। Tc क्या होता है? 8A/27 RB। Tc इज इक्वल टू 8A/27 RB। हाईली लिक्विफेबल गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। जी हां, गैसेस हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा लिक्विफेबल गैसेस हैं, यानी अपने पार्टिकल्स के साथ ऐसी गैसेस की इंटरेक्शन की बात की जाए तो इंटरेक्शन क्या होंगी? ज्यादा होंगी, तो लिक्विफाई भी ज्यादा होंगी, सोलवेंट के साथ भी इंटरेक्शन ज्यादा हो पाएंगी। अगर गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली है सोलवेंट के साथ भी ज्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो जो हाईली लिक्विफेबल गैसेस हैं ये गैसेस ज्यादा सोल्यूबल भी होंगी। इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर के डेटा को हमें अंडरस्टैंड करना होगा इन गैसेस के लिए। देखिए डिफरेंट गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर को कंपेयर किया जाए तो हमें क्या ऑर्डर मिलता है? क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा हमें मिलता है SO2 का। जी हां, इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा देखिए NH3 का, इसके बाद CO2 का, CO2 के बाद CH4, देखिए इसके बाद O2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं
SO2 के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद CO2, CO2 के बाद CH4, यानी हमने बात की है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद O2, CO, N2, H2 एंड हीलियम। यही ऑर्डर होगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी का भी। जो ऑर्डर क्रिटिकल टेम्परेचर का मिलता है वही ऑर्डर गैसेस की सॉल्युबिलिटी का भी मिल पाएगा। उम्मीद है यह आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और कुछ गैसेस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर और क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर हमने देख लिया है। उम्मीद है आपने इसको याद भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होगा इसे हमें अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद प्रेशर के इफेक्ट की भी एक बार फिर से हम बात करेंगे, पूरी बारीकी से हमें बात करनी है। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर is exothermic process, hence solubility of gas decreases with increasing temperature। गैस की solubility टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। देखिए इसको दो प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इक्विलिब्रियम होता है सॉल्वेंट प्लस गैस, ये किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है। और हीट लॉस भी होता है क्योंकि गैस पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बनेगा तो हीट तो रिलीज होगी ही। जब भी इंटरेक्शन होगी, वीक होगी तो कम हीट रिलीज होगी, स्ट्रॉन्ग होगी तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। हम जानते हैं किसी भी टाइप की केमिकल इंटरेक्शन से हीट तो इन्वॉल्व होगी ही। अगर ये इंटरेक्शन वीक है तो कम हीट इवॉल्व हो पाएगी, ज्यादा है तो ज्यादा हीट इवॉल्व हो पाएगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन से भी हीट रिलीज होती है, आप जानते हैं। और यहां पर अगर वीक वैन-डर-वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो भी हीट रिलीज होगी। अमाउंट कम रिलीज होगा लेकिन रिलीज जरूर होगा। डेल्टा एच क्या होगा इसका, डेल्टा एच होगा नेगेटिव। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से वेरी करता है। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर is given by log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर इज K1 है एट T1 टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर इज K2 इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, T1 से T2 चेंज किया है। और वी कैन से दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या होगा, हीट रिलीज हुई है, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आप देख चुके हैं। प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। जी हां, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हुई है। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, क्या गैस की सॉल्युबिलिटी चेंज होगी? जी हां, चेंज तो होगी, तभी तो इसके वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है। log K2 by K1 is equal to डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 होता है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। T1 T2 एलसीएम लिया, यहां क्या मिलता है T2, यहां क्या मिलता है T1। उम्मीद है यह आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या है,
नेगेटिव है, R गैस कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है। T2 T1 से क्या है, ग्रेटर है। अगर T2 T1 से ग्रेटर है तो इस केस में T2 माइनस T1, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। और टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, T1 भी पॉजिटिव है, T2 भी पॉजिटिव है, T1 T2 भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। यानी ये पूरी क्वांटिटी ही क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा H नेगेटिव है। तो देखिए log K2 बाय K1 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। log में वैल्यू क्या हो तब हमें आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, ये लेस देन 1 हो। अगर K2 बाय K1 ग्रेटर देन 1 होता तो ये क्वांटिटी क्या मिलती है, हमें पॉजिटिव मिलती। जी हां, log K2 बाय K1 हमें पॉजिटिव मिलता। log K2 बाय K1 नेगेटिव है, इसका एक ही मतलब है, ये मतलब बिल्कुल साफ है, K2 बाय K1 यानी log में जो एक क्वांटिटी है K2 बाय K1 ये लेस देन 1 है। इफ K2 बाय K1 इज लेस देन 1 then we can say that K2 is less than K1. If T2 is greater than T1 then we will get K2 is less than K1. K2 K1 से कम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम कब मिलता है, तब मिलता है जब गैस का डिसोल्यूशन कम रहा होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, T1 से T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो गया। के इक्विलिब्रियम डिक्रीज कब होगा, ध्यान से सुनिए, जब सोलवेंट प्लस गैस जो इक्विलिब्रियम है सॉल्यूशन के साथ, इस प्रकार से इसकी ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। देखिए यहां ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज इसलिए हुई है, ये प्रोसेस शिफ्ट हुई है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जी हां, ऐसा तभी होता है अगर प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, यानी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हुई है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है, ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वेरिएशन के साथ बात की है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, इससे हमें पता चलता है कि गैस की सोल्युबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब हम गैस की सोल्युबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ थियोरेटिकली भी। देखिए थियोरेटिकली इसकी कैसे बात की जा सकती है, इस प्रकार से थियोरेटिकली बात की जा सकती है। एक कंटेनर हमारे पास है जिसमें क्या है, जिसमें लिक्विड कंपोनेंट है और साथ में गैस प्रेजेंट है। गैस का कुछ अमाउंट डिसॉल्व भी होगा, बिल्कुल होगा, गैस का अमाउंट डिसॉल्व भी है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर। अगर इस कंटेनर को बर्नर पर रखें, टेम्परेचर T1 से T2 कर दें तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या होगा, इस प्रकार से हीट मिलती है, इस सॉल्यूशन को हीट मिलती है, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो गैस के पार्टिकल्स या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये एस्केप भी होंगे। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस पार्टिकल्स की एस्केप होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन को चीरते हुए बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, ये ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन को चीरते हुए बाहर चले जाएंगे। जी हाँ, अगर ये पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे इस सॉल्यूशन से तो हम क्या बोल देंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है, गैस का कम अमाउंट डिसॉल्व होगा, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज हो चुकी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स की एस्केप होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से हमने मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली बात कर ली है। जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज ही होगी, ये आपको याद कर लेना है। और प्रेशर के साथ कैसा वेरिएशन होगा गैस की सोलिबिलिटी का, चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक बार फिर से हमें अंडरस्टैंड करना है। ये तो आप जानते ही होंगे प्रेशर का इफेक्ट कैसा होता है, ऑलरेडी हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की हेल्प से एंड रेट ऑफ कोलिजन की हेल्प से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, गैस की सोलिबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगी। जी हां, सोलिबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। गैस के पार्टिकल्स ज्यादा कोलाइड हो पाएंगे लिक्विड कंपोनेंट के सरफेस के साथ, टक 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 ज्यादा पार्टिकल्स लिक्विड कंपोनेंट को पेनिट्रेट करते हुए सॉल्यूशन बना पाएंगे। जी हां, तो गैस की सोलिबिलिटी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर इंक्रीज हो पाती है। और मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली इसे हमें अंडरस्टैंड करना है, किसकी हेल्प से, हेनरीज लॉ की हेल्प से। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन एनी सॉल्वेंट is increased as pressure of gas or solvent increases। देखिए प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये हम डिटेल में पूरी बारीकी के साथ देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेनरीज लॉ में हमें क्या करना है। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस विद प्रेशर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की हेल्प से इस सोलिबिलिटी के वेरिएशन को या इस सोलिबिलिटी को हम क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर पाते हैं। और इसकी 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। एनसीईआरटी में एक ही फॉर्म दी है, लेकिन आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को ध्यान रखना होगा अगर हेनरीज लॉ से रिलेटेड सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करना चाहते हैं। देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को जानने के बाद हेनरीज लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो इन तीनों ही फॉर्म्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट फॉर्म क्या है ये आपने जान लिया है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं सोलिबिलिटी इंक्रीज हो पाती है। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। देखिए इस मास को हमने सोलिबिलिटी की टर्म्स में डिफाइन कर लिया है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने पर हमें देखिए क्या मिलता है, S इज इक्वल टू KP। हेनरीज लॉ की फर्स्ट फॉर्म मिलती है जहां पर K क्या होगा, ये हेनरीज कांस्टेंट होगा। ये S क्या है, ये सोलिबिलिटी है जो कि मास की टर्म्स में है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये मास होगा मान लेते ग्राम में और पर यूनिट वॉल्यूम है तो ग्राम पर लीटर में है। क्लियर है बात। प्रेशर मान लेते एटीएम में है। तो कब हम हेनरीज लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलता है, जब K की यूनिट ऑफ K ये होगी ग्राम पर लीटर, और इसको भी इस तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो देखिए K की यूनिट क्या बन जाएगी, ATM-1। अगर K की ये यूनिट गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसका मीनिंग है हेनरीज लॉ की इस मैथमेटिकल फॉर्म को हमें अप्लाई करना है। उम्मीद है आप इसको काफी अच्छे से बारीकी से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और ज्यादा बारीकी से अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखिए, ये कंटेनर हमारे पास है, इसमें लिक्विड कंपोनेंट है जिसमें गैस डिसॉल्व्ड है। ये आप देख सकते हैं गैस क्या है, डिसॉल्व्ड है। और ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। अब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनका कोलिजन ज्यादा हो पाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, यानी गैस के पार्टिकल्स का ज्यादा मास डिसॉल्व हो पाएगा, ज्यादा मास यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो पाएगा। इसको हमने डिफाइन कर दिया है, क्या है
ये है सॉल्युबिलिटी, मास इन यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर। क्लियर है? जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल मास इसका ज्यादा डिसोल्व हो पाएगा। तो देखिए ये जो मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, यानी ये जो सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर जो प्रेशर होगा, जी हाँ, गैस कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये गैस कंपोनेंट का प्रेशर वेरी किया जा सकता है, पिस्टन को नीचे शिफ्ट करेंगे तो गैस कंपोनेंट का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा मास डिसोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं ज्यादा मास डिसोल्व हो पाएगा। और ग्राम पर लीटर में इस सॉल्युबिलिटी को हमने अंडरस्टैंड किया है, हमने सोलवेंट की वॉल्यूम को क्या माना है, 1 लीटर माना है। तो कितना मास डिसोल्व हो पाएगा, देखिए एस मास डिसोल्व हो पाएगा कब, जब प्रेशर क्या होगा, पी होगा। ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ब्रेक किया, कांस्टेंट के हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। उम्मीद है आप इसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस फॉर्म को अप्लाई कब करना है, जब के की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर एटीएम माइनस 1। देखिए जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान दीजिएगा, ताकि सेकंड एंड थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। ये सॉल्युबिलिटी मास की टर्म्स में है, तो देखिए अगर गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिसोल्व होंगे तो मास डिसोल्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिसोल्व होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व ये क्या होंगे, ये भी ज्यादा होंगे। मास भी जो ज्यादा डिसोल्व होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा डिसोल्व हो पाएंगे। जी हां, नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसोल्व ये भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जो कि डिसोल्व है ये क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसोल्व ये भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा डिसोल्व हो पाए हैं तो डिसोल्व गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मास भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे एंड मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। उम्मीद है यह आप पूरी बारीकी के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे। देखिए क्वांटिटेटिवली सॉल्युबिलिटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, यानी एक बार फिर से हम बात करेंगे क्वांटिटेटिवली सॉल्युबिलिटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है हेनरीज लॉ की सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म से। और इस बार हम मास की टर्म्स में बात नहीं करेंगे, इस बार हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में। ध्यान से देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। जी हां, यहां से देखिए अगर मास ज्यादा डिसोल्व हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो ज्यादा डिसोल्व हुए होंगे। तो गैस की सॉल्युबिलिटी को हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, सोलवेंट को क्या मान लिया है, 1 लीटर। अगर 5 लीटर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर लास्ट में यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, नंबर ऑफ मोल पर लीटर की फॉर्म में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। 5 लीटर्स के कोरस्पॉन्डिंग इतने मोल, 1 लीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितने मोल होंगे, आसानी के साथ यूनिटरी मेथड से हम बात कर पाएंगे। तो देखिए यहां सॉल्युबिलिटी को हमने मान लिया है एस डैश, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी डैश की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। पी भी मान सकते हैं प्रेशर को, पी डैश मान सकते हैं, पी डबल डैश मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। अगर ये एस डैश है तो मान लेते हैं ये क्या है, पी डैश है। ये एस डैश सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर की फॉर्म में है और ये प्रेशर एटीएम यूनिट के साथ है। तो आइए इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हैं। एस डैश इज इक्वल टू के डैश पी। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए ये एस डैश मोल पर लीटर में है, ये मोल पर लीटर यूनिट के साथ है एंड प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम है। देखिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ज्यादा प्रेशर होगा, उस केस में हम बोल सकते हैं गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिसोल्व हो पाएंगे, गैस के पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और सोलवेंट की वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस टाइम जो गैस के पार्टिकल्स डिसोल्व होंगे
उनका नंबर ऑफ मोल्स जो होगा 1 लीटर सोलवेंट में, वही क्या है, सोलिबिलिटी है। और इस सोलिबिलिटी को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे हम पता चलेगा कि S डैश इज इक्वल टू K डैश इंटू P डैश, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, या S इज इक्वल टू KP, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि हम फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म में देख चुके हैं। इसके लिए देखिए आपको यहां पर K डैश की यूनिट की बात करनी होगी। यूनिट के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यानी हेनरीज कांस्टेंट जो होगा इसकी क्या यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होगा फॉर्मूला को। यूनिट ऑफ K डैश, ध्यान से देखिए K डैश की यूनिट्स क्या होंगी, मैथमेटिकली हमें बात करनी है। यूनिट ऑफ K डैश की, K डैश की यूनिट इस केस में होगी, देखिए क्या, मोल पर लीटर इस साइड है, एंड ATM को भी इस तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ATM -1, आप देख रहे हैं मोल पर लीटर S डैश की यूनिट है। और K डैश किसकी इक्वल है, S डैश बाय P डैश की। अगर प्रेशर की यूनिट ATM है तो ये देखिए K डैश की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर ATM -1। जी हाँ, मोल पर लीटर ATM -1। अगर ऐसी यूनिट गिवन है K डैश की, हेनरीज कांस्टेंट की, तो हमें कौन से हेनरीज लॉ को अप्लाई करना है, S डैश इज इक्वल टू K डैश इंटू P डैश। ये S डैश की यूनिट है मोल पर लीटर, एंड K डैश की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर ATM -1। P डैश की यूनिट क्या है, ATM है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें हेनरीज लॉ की सेकंड फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे चलते हैं, हेनरीज लॉ में और ज्यादा महारत हासिल करने के लिए जो एनसीईआरटी बुक में हेनरीज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है, आइए उस मैथमेटिकल फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बातें तो सिमिलर ही हैं, उम्मीद है ये आप तीनों को रिलेट कर पाएंगे। इस थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म को जानने के बाद, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। जी हां, जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे गैस कंपोनेंट पर, गैस का ज्यादा मास डिसॉल्व हो पाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो पाएंगे। डिसॉल्व्ड गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए इसको और बेहतरीन अंदाज में यहां पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। ये तो आप देख ही चुके हैं, बार बार आपने इसकी बात की है, 1000 बार आपने इसकी बात की है। ऐसे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो, और ये देखिए डिसॉल्व्ड गैस है, और प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, और प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं तो और गैस डिसॉल्व हो पाएगी, ये आप जानते हैं। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जी हां, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी डिसॉल्व्ड गैस का मास इंक्रीज हो जाएगा, डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, डिसॉल्व्ड गैस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म में हमने बात की मास इंक्रीज हो जाएगा, सेकेंड मैथमेटिकल फॉर्म में हमने बात की नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म में हमें बात करनी है मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड गैस का इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्राइक कर पाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिसॉल्व्ड गैस का ज्यादा होगा। तो देखिए ये जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस पार्टिकल्स का, ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस की। जी हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो सॉल्युबिलिटी है इस केस में। उम्मीद है मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आपने सॉल्युबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, ये तो पार्शियल प्रेशर होगा गैस कंपोनेंट्स का अबव लिक्विड सरफेस, ये इक्वल होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की। वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हेनरीज लॉ है ये, जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये हेनरीज लॉ है,
इसको आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। और इस हेनरीज लॉ में KH क्या है? ये हेनरीज कांस्टेंट, जी हां, ये KH है, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? कब हम इस हेनरीज लॉ को अप्लाई करेंगे, कब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे? ये हेनरीज कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। यहां KH की यूनिट क्या होगी? मुझे लगता है KH की यूनिट प्रेशर की तो यूनिट होगी। प्रेशर ATM में है, या प्रेशर बार में है, या प्रेशर MM ऑफ HG और टोर में है। तो प्रेशर की यूनिट ही तो KH की यूनिट होगी, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होगी नहीं। आइए इसको पूरी गहराई से डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमने देखा जो एनसीईआरटी बुक में हेनरीज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। इसको देखिए अंडरस्टैंड करना है, किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना होगा, कब पता चलेगा हमें हेनरीज लॉ की यही थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म हमें अप्लाई करनी है। तब अप्लाई करनी है हमें जब प्रेशर की यूनिट ही क्या हो? KH की यूनिट हो। जो प्रेशर की यूनिट है, जैसे प्रेशर की यूनिट ATM है, तो KH की यूनिट क्या है? ये भी ATM है। प्रेशर की यूनिट बार है, तो देखिए KH की यूनिट क्या होगी? ये भी बार होगी। प्रेशर की यूनिट MM ऑफ HG है, तो KH की यूनिट भी क्या होगी? ये भी होगी MM ऑफ HG। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं KH की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ KH क्या होगी? यूनिट ऑफ KH ये होगी ATM और बार और MM ऑफ HG और टोर, ये होगी यूनिट ऑफ प्रेशर। उम्मीद है इसको आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। चलिए, क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? इसकी बात करें, जी हां, इसको आपने याद तो कर ही लिया होगा। चलिए, इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है ये देखिए। P इज इक्वल टू KH इंटू जो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस है, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे। इस प्रकार से हमने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया है। उम्मीद है इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब काफी बार हमें ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है क्वेश्चंस में, इसे आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए क्वेश्चंस में क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस के कंपैरिजन में। डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स काफी ज्यादा होंगे। सोलिबिलिटी गैस की काफी कम रहती है, डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होंगे, एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? काफी ज्यादा होंगे। ऐसा होगा तो क्या अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में हम यहां डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स को इग्नोर कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जी हां, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होंगे डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में, यानी डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में ये नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने इग्नोर कर दिया है। क्या डिसॉल्व्ड गैस के नंबर ऑफ मोल्स ये भी इग्नोर हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर किया गया है। इसके रिस्पेक्ट में न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ये मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, इसको इग्नोर कर दिया तो फिर यहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा हायर मैथमेटिक्स आपको अप्लाई नहीं करना है। इग्नोर आप केवल यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस को कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इग्नोर करने के बाद आपको हेनरीज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिलती है? P इज इक्वल टू KH इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डिवाइडेड बाय, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें मिलती है। इस मैथमेटिकल फॉर्म को अप्लाई करते हुए आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन की जा सकती है। इसको भी आपको याद रखना है। जी हां, इस मैथमेटिकल फॉर्म को अप्लाई करते हुए हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की आसानी के साथ बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं इसको अप्लाई करते हुए। और मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बात करनी हो फिर तो जो ओरिजिनल हेनरीज लॉ की थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म है उसे ही अप्लाई करना होगा। फिर हमें इस टाइप की यहां अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं होगी। इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन की जरूरत हमें तब होगी जब या तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो या फिर हमें मास कैलकुलेट करना हो। कैलकुलेशन ऑफ मास और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, क्वेश्चन को ज्यादा आसान बना सकते हैं। कैलकुलेशन आसान होगी तो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा आप न्यूमेरिकल पोर्शन में कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस के दौरान हम ऐसा देखेंगे डिटेल में। काफी सारे न्यूमेरिकल्स को मुझे आपसे डिस्कस करना है जो कि हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। तीनों ही मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमें बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH की। हेनरीज कांस्टेंट KH की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देख चुके हैं। यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर, टोर, बार, mm ऑफ Hg, ये हम देख चुके हैं। pH इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। देखिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है तो KH की यूनिट क्या होगी? यही होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर ही होगी। आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये आपने देख भी लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH फॉर सेम सॉल्वेंट। जी हां, वैल्यू ऑफ KH नेचर ऑफ गैस पर तो डिपेंड करती ही है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड तो करती ही है, साथ में नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी KH की वैल्यू डिपेंड करती है। आप जानते हैं सॉल्वेंट डिफरेंट होगा तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, गैस डिफरेंट होगी तो भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। तो KH गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या देखा? पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की KH की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की ही यूनिट होगी। पॉइंट नंबर 2 में हमने बात की गैसेस डिफरेंट होंगी तो KH की वैल्यूज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जैसे KH O2 के लिए अलग होगा, KH N2 के लिए अलग होगा। सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो भी KH चेंज हो जाएगा। उम्मीद है पॉइंट नंबर 2 आपने बिल्कुल बारीकी से अंडरस्टैंड कर लिया है। आइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है। द KH वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट देख चुके हैं, लेकिन ये नहीं देखा अभी तक। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH इंक्रीज हो जाता है। हेनरीज कांस्टेंट KH टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैसे इंक्रीज हो पाता है, इसकी पूरी कहानी, पूरी माया को हमें जानना है। ध्यान से सुनिए। P इज इक्वल टू और pH इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस।
उम्मीद है ये आप देख चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कुछ याद आया आपको? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, गैस पार्टिकल्स सॉल्यूशन से एस्केप करेंगे, सॉल्यूशन को चीरते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस कम होगा। जी हां, डिसॉल्व्ड गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस कम होंगे, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस कम होगा। अरे अंडरस्टैंड हो गया ये? उम्मीद है काफी बार हम देख चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे, मास भी डिक्रीज होगा। इस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कब? टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। क्लियर है बात? अब देखिए हमने बात की है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने बात की है, तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट कब आएगा? अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ है तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट तब आएगा जब KH इंक्रीज हुआ होगा। जी हां, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH इंक्रीज होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है, देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है? हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी लोअर कैसे होगी? KH की वैल्यू ज्यादा होगी। ये जो प्रोडक्ट है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, ये कांस्टेंट है। जी हां, अब ध्यान से देखिए, अगर KH की वैल्यू ज्यादा हुई, KH की वैल्यू ज्यादा हुई एक कांस्टेंट प्रेशर की कोरस्पॉन्डिंग, तो डिसॉल्व्ड गैस का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। आप खुद देख सकते हैं। तभी तो प्रोडक्ट क्या आ पाएगा? इनका कांस्टेंट आ पाएगा, क्योंकि P क्या है? कांस्टेंट है। KH ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड गैस का अमाउंट कम है। अगर डिसॉल्व्ड गैस का अमाउंट कम है तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। ये थर्ड पॉइंट में भी देख चुके हैं। KH ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड गैस का कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, मास डिसॉल्व्ड गैस का कम है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। KH ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया जा सकता है। P वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ की हमें बात करनी है, तो यह है y इज इक्वल टू mx। y कोऑर्डिनेट देखिए क्या है? ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट देखिए क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है, यानी ये y कोऑर्डिनेट हुआ, ये क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट हुआ। y इज इक्वल टू mx लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। इससे कंपेयर करने पर हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन 0,0 सेटिस्फाई होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। स्लोप क्या है? कंपैरिजन पर हमें देखिए स्लोप क्या मिलता है? इनके कंपैरिजन पर स्लोप m हमें मिलता है KH। जी हां, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल x एक्सिस से थीटा है तो स्लोप m क्या है? यह tan थीटा। और इनके कंपैरिजन पर ये स्लोप m हमें क्या मिलता है? KH मिलता है। इस प्रकार से हेनरीज कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इस लाइन का हमारे पास एंगल है तो KH किसके इक्वल हुआ? KH हुआ tan थीटा के। उम्मीद है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा किस प्रकार से ये प्रेशर का वेरिएशन मोल फ्रैक्शन के साथ होता है। क्लियर है बात? और हेनरीज लॉ की थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करने पर
हमें इसका स्लोप KH मिलता है और वेरिएशन इस प्रकार से मिलता है। और tan थीटा किसके इक्वल होगा? tan थीटा स्लोप है, ये इक्वल होगा KH के। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0। उम्मीद है थर्ड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए, अभी हेनरीज लॉ से विदाई लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होगा, यानी हेनरीज लॉ के रिजल्ट कब मैच हो पाएंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा से? तब मैच हो पाएंगे जब कंसंट्रेशन लो होगी, प्रेशर लो होगा। जी हां, और गैसेस सोलवेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। हेनरीज लॉ इज वैलिड एट लो कंसंट्रेशन, लो प्रेशर फॉर गैसेस which do not chemically react with solvent। गैसेस सोलवेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी, तब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। प्रेशर लो होगा, कंसंट्रेशन लो होगी, तब हेनरीज लॉ वैलिड होगा। यानी हेनरीज लॉ से जो डेटा हमें मिल पाएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा से वह डेटा मैच हो जाता है, तो हम बोलेंगे हेनरीज लॉ वैलिड होगा। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हेनरीज लॉ को लो कंसंट्रेशन, लो प्रेशर एंड उन केसेस में अप्लाई करना है जिन केसेस में गैस सोलवेंट के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएगी। अब हमारी मुलाकात होगी हेनरीज लॉ के प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम इन तीनों ही मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और महारत हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इन तीनों फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फील कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर।